हेलो एवरीवन, खमागणे एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सोयरागव। फिर से मैं आप लोगों के सामने करनी है रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनके पास चीजें हैं, जो चीजें हैं वो उनको अच्छे से यूज कर रहे हैं, संतुष्ट अपने लाइफ को लेकर। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास बहुत सारी चीजें होती है, बहुत कुछ होता है, बहुत पैसा होता है, संपत्ति होती है, लेकिन फिर भी उन लोगों का पेट नहीं भरता है। उन लोगों को और चीजें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और ये और चाहिए के चक्कर में वो किसी और से भी उसका हक, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति छीनने से कतराते नहीं हैं। और इसी नेचर की वजह से उनके मन में पैदा होता है लालच। और लालच जब किसी इंसान के मन में घर बना लेता है तो वो उस इंसान के सुकून को तो गायब ही कर देता है, लेकिन वो इंसान उस लालच के चक्कर में सामने वाले के घर की सुख शांति को भंग करने में हिचकिचाता नहीं है। कभी कभी उस इंसान की लालच की आग इतनी बढ़ जाती है कि वो एक बार भी नहीं सोचता है कि उसकी लालच की आग में किसी का पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। और कुछ ऐसा है हमारी आज की इस कहानी में, जहां एक परिवार किसी और के लालच की वजह से बर्बादी की कगार पर पहुंच गया था, और कुछ लालची लोगों की वजह से उस परिवार का जीना मुश्किल हो गया था। ये कहानी हमारे साथ शेयर की है हमारे एक सब्सक्राइबर ने दिल्ली से, और उनके कहने की वजह से हमने इस कहानी के अंदर जितने भी पात्र हैं उन सबके नाम बदल दिए हैं। तो इस कहानी के सभी पात्र वास्तविक हैं, लेकिन उनके नाम काल्पनिक हैं। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल स्टोरी है या फिर कोई सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है तो आप मेरी इन दी गई आईडीज के ऊपर उसको शेयर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। ये बात है 2018 की। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है सुषमा, जिनकी फैमिली के साथ ही पूरा इंसिडेंट हुआ था। सुषमा की अगर बात करें तो उसके अभी फाइनल ईयर एलएलबी के एग्जाम्स जस्ट शुरू ही होने वाले थे। उसका सपना था एडवोकेट बनना, पढ़ने लिखने में वो अच्छी थी और चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझने की उसकी आदत थी। शायद इसीलिए वो अपनी लाइफ में आगे जाकर एक एडवोकेट बनना चाहती थी। सुषमा की फैमिली में उसके फादर और उसके मदर हैं। उसके फादर पीसीएस यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज डिपार्टमेंट में है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होने की वजह से उन्हें पटेल नगर के अंदर एक घर मिला हुआ था। इनकी मदर है माया, जो कि एक हाउसवाइफ है। वो दिल के साफ है लेकिन जुबान की तेज है, और अपने मन की बात तपाक से वो अपने मुंह से निकाल देती हैं। इसके अलावा इनका एक छोटा भाई है जिसका नाम है महेश, जिसे हम प्यार से ये लोग मुन्ना बुलाते थे, और इनकी एक छोटी बहन है सुषमा। तो ये एक इनकी छोटी सी फैमिली थी। लेकिन इसी फैमिली के साथ साथ एक और फैमिली थी जो इनके ताऊ जी की फैमिली थी, जिनका नाम था सुरेश चंद्र। वो इनके पापा के सौतेले भाई थे, और गांव की जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी थी वो सारी प्रॉपर्टी इन्होंने पहले से ही हथिया रखी थी। और वो बहुत ज़्यादा लालची थे, और उनके लालची स्वभाव की वजह से उनके पूरे घर के अंदर उन्हें कोई पसंद नहीं करता था। सुषमा इन्हें बड़े पापा बुलाती थी, लेकिन फैमिली के अंदर डिफरेंसेस बहुत थे। इनकी दादी थी, और इनकी दादी भी सुरेश चंद्र के साथ ही रहा करती थी। या ऐसा कहें कि सुरेश चंद्र कभी चाहता ही नहीं था कि उनकी जो मदर है वो रमेश चंद्र के यहाँ पर जाए, क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं रमेश चंद्र उसकी माँ को बहला फुसला कर कहीं गांव की किसी संपत्ति के कागजों पर साइन ना करवा ले या उन्हें अपने नाम ना करवा ले। इसलिए वो कभी भी अपनी माता जी को रमेश चंद्र के यहाँ जाने यानी सुषमा और उनके घर पर नहीं आने देता था। तो जो सुरेश चंद्र थे ये दिल्ली के पुटकला गांव में रहते थे। वहां पर इनकी खाद और बीज की एक दुकान थी जो बहुत अच्छी चला करती थी। इनका एक बेटा था अशोक, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम करता था। उस पुटकला गांव के अंदर इनका खुद का एक जो एंशिएंट पैतृक मकान होता है ना, फैमिली का जो मकान होता है, जो इनके बड़े दादाजी वगैरह छोड़ के गए थे, उसी घर के अंदर ये इनकी दादी के साथ रहा करते थे। तो इस कहानी का एक और कैरेक्टर का नाम है नैना बुआ। नैना बेसिकली रमेश चंद्र और सुरेश चंद्र की सिस्टर है। उसकी शादी नहीं हुई है, और तंत्र मंत्र की किताबों में उसकी बहुत ज्यादा रुचि है। वो अपने आप को किसी तांत्रिक से कम नहीं समझती है। तो ये स्टोरी घूमती है इन्हीं दो फैमिलीज के आसपास। सब कुछ जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा था, लेकिन बात आई होली के आसपास की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, होली वाला जो टाइम होता है वो जादू टोना टोटका इन सब के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है। और होली बहुत करीब थी, और एक दिन इनके फादर के पास यानी सुषमा के फादर के पास उनके ताऊ जी का कॉल आता है, और उनसे कहते हैं कि तुम सीधे ऑफिस के बाद यहाँ पुटकला चले आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। वो इनके पापा से वैसे भी कई बार बुलाकर दादी के इलाज के नाम पर अनाप शनाप पैसे मांगा करते थे, और क्योंकि ये अपनी माँ की सेवा करना अपना फर्ज समझते थे तो बिना कुछ सोचे समझे उनको वो पैसे दे दिया करते थे। जब इनके पास कॉल आया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं सीधा ऑफिस से निकलकर शाम को आपके घर पे पहुंच जाऊंगा। तो इनके पापा अगले दिन ऑफिस के बाद सीधे ही इनके ताऊ जी घर पहुंच गए। घर पे उन्होंने फोन कर दिया कि मैं ऐसे ऐसे माँ से मिलने जा रहा हूँ। वहां गए, माँ से मिले, रात भर वो वहीं पर रुके। रात गुजार कर वो अगले दिन वापस अपने घर आए। उस रात के बाद से ही इनके पापा के जो हाव भाव थे वो थोड़े बदले बदले लग रहे थे। इनके घर में किसी को भी ये पता नहीं था
कि उस रात का अगला जो दिन है वो इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा भूचाल लेकर आने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि सुषमा के एलएलबी के एग्ज़ाम चल रहे थे, उसका एक पेपर हुआ था एक दिन पहले ही और नेक्स्ट डे उसका दूसरा पेपर था। सुबह उठकर वो अपनी कॉपी किताब बैग वैग लेकर घर के दरवाजे से बाहर निकलने वाली थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है, कहाँ जा रही हो? ये पापा की आवाज़ थी। सुषमा ठिठक कर रुक गई और पीछे घूमकर उसने देखा तो उसके पापा उसके पीछे खड़े हुए थे। उनसे कहती है कि पापा आपको तो पता है ना मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मैं एग्जाम देने जा रही हूँ। तो वहां से वो फिर से अपनी रौबदार आवाज बोलते हैं, कोई एग्जाम नहीं देना, चलो घर के अंदर और चुपचाप जाके बैठ जाओ। सुषमा को उनकी बात सुनकर एकदम अजीब सा लगा। उसने सोचा कि ये कैसा बिहेवियर है पापा का। आज तक कभी पापा ने उसको पढ़ाई के लिए नहीं रोका, वो तो उसे इनकरेज ही किया करते थे। और आज उनकी जो आवाज़ है उस आवाज़ की सॉफ्टनेस गायब थी। उनकी आवाज़ में एक अलग सा ही रौब था और वो बहुत गुस्से से सुषमा की तरफ देख रहे थे। सुषमा भी ये सब बातें सोच रही थी कि तभी उसके पिताजी पीछे से तेजी से आए। रूम से बाहर निकल उन्होंने जाली वाला दरवाजा बंद किया और बंद कर बोलते हैं, कहीं नहीं जाओगे तुम, चुपचाप अंदर जाकर बैठ जाओ। सुषमा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था, पूरे साल उसने जिस एग्जाम की तैयारी की थी, आज उसके पापा उसे उस एग्जाम को देने से रोक रहे हैं। वही पापा जो उसको साल भर इनकरेज करते थे इस एग्जाम को पास करने के बाद एडवोकेट बनने के लिए। जाली के सामने वो अपने पापा को खड़े हुए देख रही थी और उनके चेहरे के अलग ही एक्सप्रेशंस थे। वो बहुत घूर कर सुषमा की तरफ देख रहे थे, मानो उनकी आंखें कह रही हो कि तुम अब इस घर से बाहर नहीं जा सकती हो। पापा प्लीज दरवाजा खोलिए। सुषमा की रोनी सी आवाज हो गई। उसने पापा से बोला। उसकी आवाज सुनते उसके पापा बोलते हैं, नहीं दरवाजा नहीं खुलेगा, तुम कोई एग्जाम वगैरह देने नहीं जाओगे, चुपचाप यहीं पर बैठी रहो। वो सामने बनी हुई जाली गेट के सामने बनी हुई सीढ़ी के ऊपर बैठ गए थे और उनकी बातें या आवाज सुनकर उनकी मम्मी और उनके भाई भी आ गए थे। उन्होंने जब सब कुछ देखा, पूछा क्या हुआ, तो उनको पता लगा कि इनके पापा सुषमा को एग्जाम देना नहीं चाहते हैं। उन्होंने उनको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने और करीबन 1 घंटे के बाद उन्होंने गेट खोला। लेकिन अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि एग्जाम का टाइम निकल चुका था। सुषमा को अपने घर से एग्जाम देने के लिए मोती बाग इलाके में जाना होता था, जो कि मिनिमम आधे घंटे से 45 मिनट की दूरी पर था और किसी भी हालत में वहां पहुंचकर एग्जाम नहीं दे सकती थी क्योंकि उसे एग्जाम हॉल के अंदर घुसने ही नहीं दिया जाता। पूरे दिन वो अपने कमरे के अंदर बैठी बैठी रोती रही और बस यही सोचती रही कि आखिर पापा को क्या हो गया है। वो पापा जिन्होंने कभी मुझसे तू कह के बात नहीं की, वो हमेशा मुझसे आप कहकर बात करते थे, कभी उन्होंने ऊंची आवाज तक भी मुझसे बात नहीं की, मुझसे इतना प्यार करते थे, आज वो अचानक से मुझसे ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। उसको कोई बात समझ में नहीं आ रही थी लेकिन अब वो क्या कर सकती थी। उसके बाद भी उसके पिताजी, ऐसा नहीं था कि उस दिन के बाद से उनका बिहेवियर बिल्कुल सबके लिए अलग, बहुत ही अजीब सा चेंज सा हो गया था। किसी से भी वो ढंग से बात नहीं करते थे। लगता था कि फैमिली के जितने मेंबर्स हैं उन सबसे वो नफरत करने लगे हैं। कुछ दिन सब यूं ही चलता रहा। फिर एक दिन पता नहीं उनको क्या हुआ, अचानक से वो उठे, उन्होंने सुषमा और उसकी छोटी बहन को पकड़ा और उनको ले जाकर एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। अब जैसे ही बंद किया, दोनों बच्चों ने रोना शुरू किया। उनकी मम्मी वहां से बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि उनको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया है, तो उनको गुस्सा आ गया और मुंह फट तो वो थी, वो सीधा उठा के बोलती है कि तुमने वो समझ क्या रखा है, क्या हम कोई जानवर है जो हमें कमरे के अंदर बंद करो इस तरह से, हो क्या गया तुमको दिखाई देता कि तुम्हारे बच्चे हैं। ये सुनकर उनके पापा के मुंह से एक अजीब सी ही हंसी निकली और बोले, तुम लोग जानवर क्या, तुम लोग जानवरों से भी गए गुजरे हो। ये तो शुक्र मनाओ कि मैं तुम लोगों को सिर्फ बंद कर रहा हूं, जंजीरों से बांध नहीं रहा हूं। इसके बाद उन्होंने कमरे को लॉक किया और चाबी से उसकी मम्मी को दिखाते हुए अपनी जेब में रखकर वहां से निकल गए। और जैसे ही वो जाने लगे, उनकी मम्मी ने वो चाबी से छीनने की कोशिश की, तो चाबी को हाथ में लेकर वो बोलते हैं कि अगर तूने मुझसे चाबी लेकर इस कमरे के दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश की तो मैं तेरी दोनों बेटियों के बाल काट दूंगा और ऐसे काटूंगा कि तुझे उनको गंजा ही करना पड़ेगा। सोच, तेरी बेटियां जब गंजी हो जाएंगी तो कैसी लगेगी। और इतना कहकर वो अजीब सी हंसी हंसने लगे। सुषमा ये सारा कन्वर्सेशन सुन रही थी। उसने देखा तो उसके पापा जब हंसे तो उसके दांत कुछ अजीब से ही बड़े से लग रहे थे, या फिर ये सिर्फ उसका एक वहम था। लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट बोला वो कभी भी अपने पापा से ऐसी बात की उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। वो चाबी लेकर वहां से चले गए और उस दिन से लेकर अगले 4-5 दिन तक वो दोनों लड़कियां उसी कमरे के अंदर ही बंद रही। वो तो शुक्र है कि कमरे के अंदर अटैच लैट बाथ था, बाकी उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया था। उसके पापा चौकीदार की तरह घूमते रहते थे, हर 5-10 मिनट में आकर कमरे को चेक किया करते थे। उनकी मम्मी उनका खाना प्लेट में डालकर दरवाजे से सरका देती थी, वो खाना खाकर प्लेट्स को वापस सरका देते थे। और उनकी मम्मी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, या शायद उनके वश में कुछ था ही नहीं। उनके पापा का जो नेचर हो गया था, अब वो भी उनसे डरने लग गई थी, घबराने लग गई थी, क्योंकि कई चीज़ें तो शायद सुषमा को भी नहीं पता
कि जो बिहेवियर वो उनके साथ कर रहे हैं तो उनकी मम्मी के साथ वो क्या बिहेवियर कर रहे होंगे। इस चीज को सुषमा भांप पा रही थी क्योंकि उनका जो छोटा भाई था वो ही बाहर था और वही रेगुलर स्कूल जाया करता था, लेकिन जब भी पापा उसके सामने आते थे वो अपनी मम्मी के पीछे छुप जाता था और छुप छुप कर ही उनको देखा करता था, जैसे आप किसी चीज से डरते हो और उसे छुप छुप कर देखते हो। मतलब इस कमरे के बाहर भी कुछ ऐसी चीज चल रही थी। इनके पापा सिर्फ इन दोनों लड़कियों के साथ नहीं, उस बच्चे के साथ और इनकी मम्मी के साथ भी कुछ ऐसा बिहेवियर कर रहे थे जिसकी वजह से इनका छोटा भाई भी अपने पापा से डरने लग गया था। और ये सब कुछ हुआ उस दिन के बाद से जब इनके पापा अपने भाई के घर रात को रुक कर आए। करीबन 7-8 दिन के बाद पता नहीं मम्मी ने उनको कैसे समझाया, तब जाके इनके रूम का गेट खोला गया और ये घर के अंदर घूम पाई। लेकिन फिर भी इन दोनों बहनों का बाहर जाना अलाउड नहीं था। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि दोनों घर से बाहर नहीं निकलेगी। चीज़ें चलती रही। मई जून का टाइम आया जब दिल्ली के अंदर बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, तो इनके रूम में एसी लगे हुए थे। तो गर्मी की वजह से सुषमा ने अपने रूम का एसी ऑन किया तो एसी चल नहीं रहा था। तो अपनी मम्मी के पास पहुंचते हुए जाकर पूछती कि मम्मी एसी क्यों नहीं चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पापा ने सारे कमरों के एसी के तार काट दिए हैं। तो देखो सुनकर वो थोड़ी शॉक हुई, क्या पापा ने काट दी? पापा ने तो हम सबके लिए रूम में एसी लगवा रखे कि हमको गर्मी के अंदर कोई दिक्कत ना। उन्होंने काट दी? बोलती हाँ बेटा, कल रात को उन्होंने सारे एसी के तार काटे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा इस आदमी को क्या हो गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंसान अपने वश में ही नहीं है। तो सुषमा बोलती है हाँ मम्मी, बात तो आप सही कह रही हो। तो उसकी मम्मी बोलती है मुझे तो लगता है तेरे पापा के ऊपर किसी ने कुछ ना कुछ कर दिया है और ये ना उस दिन से चल रहा है जब से तेरे ताऊजी घर से आए। तो सुषमा बोलती है हाँ मम्मी, आप बात तो बिल्कुल सही कर रही हो, कहीं ताऊजी ने ही तो पापा के ऊपर कुछ ना कुछ करवा तो नहीं दिया है। तो बोलती है मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, तू खुद सोच तेरे पापा को कितनी गर्मी लगती है। तो बोलती है हाँ मम्मी, वो तो बिना एसी के रहते नहीं है। वो बिना एसी के रहते नहीं है, उन्होंने एसी के तार तो काट दिए, पर तुम्हें पता है अभी वो 2 बजे भरी दोपहरी में क्या कर रहे हैं? तो उसने पूछा क्या कर रहे हैं? चल बाहर चल के आंगन में देख, वो इस भरी दोपहरी में जो मार्बल है, जो भट्टी की तरह तपता हुआ मार्बल है, उस पर नंगे पैर घूम रहे हैं। वो दोनों बहनें वहां पहुंची घर के मतलब आंगन में और वहां जाके देखा तो वाकई में उसके पापा भरी दोपहरी में, आप इमेजिन करें, आप सड़क के ऊपर मार्बल के ऊपर भरी दोपहर 2 बजे में गर्मी, जब 45 डिग्री का टेम्परेचर होता है, आप पैर नहीं रख सकते हो। वो आदमी आराम से नंगे पैर इस तरह से घूम रहा था और उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। ये देखकर ये तीनों समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गलत चल रहा है। वो वापस से अंदर गए और सुषमा ने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी, हमें इस घर से बाहर निकलना होगा, तभी हम पापा को ठीक करवा सकते हैं। आप हम दोनों बहनों को यहाँ से बाहर निकलने का कुछ ना कुछ सिस्टम या जुगाड़ बनाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तेरे पापा ने अगर ये जान लिया कि तो और तुम दोनों बाहर चले गए तो तुम्हारे बाल काट देंगे और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तो बोलते कि मम्मी, हमें थोड़ा स्ट्रांग तो होना ही पड़ेगा। आप खुद देखो, पापा अपने वश में नहीं है और जिस अदृश्य ताकत के वश में वो है, उससे उनको छुड़ाने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बहुत देर तक इन तीनों का डिस्कशन हुआ और अल्टीमेटली ये कंक्लूजन निकल के आया कि ये लोग कोई ना कोई प्लान बनाएंगे इस घर से बाहर निकलने का। इनके मैंने चुपचाप से घर के मेन गेट की चाबी निकालकर इन दोनों के हाथ में रख दी और उनसे कहा कि तुम एक काम करना, आज रात को जब सब लोग सो जाएं तो यहाँ से बाहर निकलकर तुम अपने मामा के यहाँ शाहदरा चले जाना। तो इनके मामा जी का नाम था भजनलाल, जो कि शाहदरा के अंदर रहते थे। तो जैसा प्लान हुआ था, रात को दोनों बहनें चुपचाप उठी और उठकर सीधा अपनी मम्मी के कमरे में पहुंची और उनको बोला कि आप भी हमारे साथ चलो। तो मैंने बहुत मना किया कि नहीं, तुम्हारा भाई अकेला है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। एक्चुअली वो तो अपने भाई को भी लेकर जाने वाले थे, लेकिन इनका जो भाई था वो इनके पापा के साथ सो रहा था और उसको अगर लेने जाते और इनके पापा उठ जाते तो उनका पूरा प्लान फेल हो जाता। खैर, माँ के लाख मना करने के बाद भी जबरदस्ती उनको लेकर वो लोग वहां से रात को ही निकल गए और सीधे अपने मामा के घर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद इन लोगों को लग रहा था कि जब इनको घर में कोई नहीं मिलेगा तो इनको ढूंढने जाएंगे। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन, एक पूरा हफ्ता गुजर गया, ना इनके पापा का फोन आया, ना वो इनको ढूंढने आए। इन्हें ऐसा लग रहा था कि वो आएंगे, डांट डपट कर इनको ले जाएंगे या कुछ ना कुछ बातचीत तो होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 7 दिन गुजर जाने के बाद भी जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो इन लोगों ने सोचा कि काम करते हैं, हम लोग ही कुछ करते हैं, क्योंकि जो घर का एक मेन फ़ोन था, जो मोबाइल फ़ोन था, वो इनके पापा के पास ही रहता था, लेकिन ये घर में एक लैंडलाइन फ़ोन लगा हुआ था। तो इन सब लोगों ने बैठकर एक टाइम डिसाइड किया, तब ये जानते थे कि इस टाइम पर पापा शायद घर पर नहीं होंगे। इन्होंने फ़ोन किया और जैसा इन लोगों ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे इन्होंने लैंडलाइन पे फ़ोन किया, फ़ोन उठाया मुन्ना ने, उनका छोटा भाई जो वहाँ पर रह गया था। उन्होंने उससे पूछा कि क्या चल रहा है। हमको लगा था कि पापा, पहले बता तू तो ठीक है ना? बोलता हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन पापा ने हमको कुछ पूछा हमारे बारे में। तो बोलते कि नहीं,
आपको तो पता भी नहीं है, जब से आप गए हो, जिस दिन आप गए उसके अगले दिन ही ताऊजी और उनका पूरा परिवार अपने घर में आ चुका है और साथ में नैना बुआ भी हैं और ये लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं। पापा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आप लोग इस घर में हो या फिर नहीं हो। वो तो उन लोगों के अपने सोतेले भाई बहनों के साथ खूब मस्ती मजाक कर रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं और उनके ऊपर अनाप शनाप पैसा खर्च कर रहे हैं। एक तरह से पूरे घर पर ताऊजी की फैमिली का कब्जा हो चुका है। वो पापा को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। वो जो कह रहे हैं पापा वही कर रहे हैं। मुझे तो मम्मी को समझ में ही नहीं आ रहा है। ये सारी बातें सुनकर सुषमा का दिमाग ठनका। जैसे वहां पर नैना बुआ का नाम आया, वो समझ गई कि सब कुछ किया धरा नैना बुआ का। ये वो बहुत अच्छे से जानती थी कि नैना बुआ को तंत्र मंत्र में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और हो ना हो उसी ने पापा के ऊपर कुछ ना कुछ करवाया और उसी की वजह से पापा अपने परिवार के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। ये सारी बातें उसने अपनी मम्मी को बताई और बोला कि मम्मी, पापा को बचाने के लिए हम लोग को घर पे चलना होगा। अगले दिन सुबह होते ही 9:30 बजे सीधा अपने घर पे पहुंचे और बिना कुछ सीधा पहुंचते घर का मेन गेट खोला और जैसे ही मेन गेट खोला ये सब हक्के बक्के रह गए। ना सिर्फ ये, वहां पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे, यानी जो ताऊजी और उनकी फैमिली, वो इन सबको देखकर हक्के बक्के रह गए। ये एकदम से यहाँ पर कैसे आ गए? क्योंकि जिस टाइम पर ये अपने घर पर पहुंचे वहां पर एक तांत्रिक प्रक्रिया चल रही थी जिसमें इन तीनों ने पहुंचकर खलल डाल दिया था। घर के बरामदे के बीचों बीच इनके पापा बैठे हुए थे। उनके ऊपर इनके ताऊजी और ताईजी काला कपड़ा चारों तरफ से कोने से लेकर खड़े हुए थे और उनके सामने खड़ी हुई थी बिल्कुल लाल कपड़े पहने हुए नैना बुआ, जिन्होंने माथे पर लाल टीका लगा रखा था और रंग बिरंगे फूलों की माला पहनी हुई थी। नैना बुआ के हाथ में एक किताब थी जिसमें से वो कुछ मंत्र पढ़ रही थी और पास में ही इसका छोटा भाई मुन्ना एक थाली लेकर खड़ा होता, उसके अंदर फूल थे, उनमें से वो फूल उठा उनके पापा के ऊपर डाल रही थी और मुन्ना के चेहरे के एक्सप्रेशन साफ साफ बता रहे थे कि वो मजबूरी में उनके साथ खड़ा हुआ है। जैसे इन सब लोगों ने देखा, इनकी मम्मी का गुस्सा एकदम से फूट पड़ा। वो सीधा वहां पर गई और जाकर बोलती है, अच्छा तो ये नाटक चल रहा है यहाँ पर, सब लोग, हम लोग क्या गए, तुम लोग यहाँ पर डेरा डालकर बैठ गए हो, खत्म करो ये सब। वो सीधा पहुंचे, उन्होंने काला कपड़ा पकड़ा और फाड़ कर 2 टुकड़े उसके कर दिए। ये करते ही बड़े पापा तिलमिलाकर बोले, अरे हम तो तेरे घर की शांति के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर तू ही नहीं चाहेगी तो हम भी क्या कर सकते हैं। कि मम्मी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो जो कपड़े धोने का बैट होता है वो पास में पड़ा था, उन्होंने उठाया और बोला कि 5 मिनट के अंदर अंदर इस घर से सारे के सारे बाहर निकल जाओ। मुझे पता है तुम मेरे घर की किस तरह की शांति चाहते हो। अगर 5 मिनट में तुम इस घर से बाहर नहीं निकले तो फिर देखना मैं तुम सब लोगों का क्या हाल करती हूँ। अपनी मम्मी का रूप देखते उनका छोटा भाई तो थाली फेंक कर अपनी मम्मी से पकड़ बोलता है कि मम्मी पापा को बचा लो, पापा इनके चक्कर में आकर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अब नारी शक्ति सब पर भारी पड़ती जब वो अपने फुल फ्लेजेड फॉर्म के अंदर आ जाए। तो उनका ये रूप देखते इनके ताऊजी ताईजी उनके बच्चे फटाफट से अपना सामान समेटकर वहां से बाहर निकल गए। लेकिन जो नैना बुआ थी वो बरामदे में खूंटा गाड़ के बैठ कर बोलती है, तू कौन होती है मुझे निकालने वाली? ये मेरे भाई का घर है और जब तक मेरी इच्छा है तब तक मैं इस घर में रहूंगी। तो उधर से उसकी जो मम्मी होती है इनकी, वो बोलती हैं कि सुन, वो उसको थापी बोलते हैं, थापी को हाथ में रहते हुए कि सुन, तेरे भाई का घर है तो इज्जत से रहे। अगर तूने इनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र करने की कोशिश की तो मैं तेरा वो हाल करूंगी ना तूने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा हो। नैना ने इनकी मम्मी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहीं आंगन में 4-5 फूल बिखरे थे। उन 4-5 फूलों को उठाकर चुपचाप वो एक कमरे की तरफ चली गई। इतना सब कुछ चल रहा था लेकिन इनके पापा ने किसी चीज पे कोई रिएक्शन नहीं दिया और यही बात इनके लिए चिंता घर थी। ये लोग यही सोच रहे थे कि पापा ने कुछ भी नहीं बोला, ना हमें ना उन्हें, कहीं वाकई में ये लोग इनके ऊपर कोई टोना टोटका करने में कामयाब तो नहीं हो गए हैं। ये सब जब इंसिडेंट खत्म हुआ तो ये तीनों लोग वापस से बैठे और सुषमा ने कहा कि मम्मी चाहे कुछ भी हो, अब हमें कल से ही अपने घर के अंदर ना अखंड रामायण का पाठ करना होगा, तभी जाकर हमारे घर में चीजें ठीक हो पाएगी। तो सुषमा की एक पहचान के गुरुजी थे जिनको बहुत मानती थी। उसने उनसे ही डिस्कस किया तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे घर में अब तुम्हें अखंड रामायण का पाठ करवाना होगा। और अगले ही दिन रामायण पाठ की तैयारी शुरू हो गई थी। सुबह सुबह जब तैयारियां शुरू हुई तो नैना बुआ उठकर देखने लगी। उसको समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। तो वो मुन्ना के पास पहुंचे और मुन्ना से पूछा, ए मुन्ना, ये सब किन चीज़ों की तैयारी चल रही है? तो मुन्ना थोड़ा भूला था तो उसने बता दिया कि घर में रामायण पाठ होने वाला है, वो गुरुजी आ रहे वाले हैं। इतना सुनते ही नैना बुआ सीधे अपने कमरे में गई, अपना सामान वामान उठाया और जाते टाइम इनकी मम्मी से बोलकर जाती है, भाभी मैं भैया के यहाँ पुटकला जा रही हूँ, मम्मी का फोन आया तो मुझे बहुत याद कर रही है। इनकी मम्मी का कोई जवाब सुने बिना ही वो चुपचाप वहां से निकल गई उन गुरुजी के आने से पहले। उसके बाद गुरुजी आए और दोपहर तक रामायण पाठ भी शुरू हो गया। जैसा इन लोगों ने सोचा था उसके जस्ट अपोजिट इनके पापा इनकी पूरी हेल्प करवा रहे थे रामायण पाठ में। उनको देखकर लग रहा था कि आज इनका बिहेवियर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है और रामायण पाठ जब पूरा होगा तो शायद इनके पापा पहले की तरह इनके प्यारे पापा में बदल जाएंगे।
लेकिन थोड़ी देर में कुछ ऐसा हुआ जो सुषमा और उसके परिवार की सोच से बिल्कुल परे था। रामायण पाठ चल रहा था और पाठ के चलते बीच में एकदम से उनके पापा उठे। उन्होंने सुषमा की चोटी पकड़ी और उसे घसीटते हुए घर के बाहर लेते जाने लगे और गुर्राते हुए बोलने लगे, तू ही सारे फसाद की जड़ है, सबसे पहले तेरा ही कुछ ना कुछ इंतजाम करना होगा। जब सुषमा चिल्लाती, पापा मेरी चोटी छोड़ दो, मेरी चोटी छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। वो खड़ी होकर अपने पापा से अपनी चोटी छुड़ाने लगे। छुड़ाने के चक्कर में झटका लगा तो सीधा कुछ दीवार से टकराया और उसके सिर से खून बहने लगा। उसके सिर से बहते हुए खून को देखकर उसके पापा का एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसा चेंज हो गया। उनकी आंखें बिल्कुल चमकने लग गई, जैसे किसी ऐसी खाने की चीज को देखकर आपकी आंखें चमकने लगती हैं, बिल्कुल वैसे उन्होंने उसके माथे पे ऐसे हाथ लगाया, उंगली पे खून आया और लंबी सी जीभ निकालकर उस खून को वो चाट गए। अब उनके चेहरे पर उसके पापा नहीं, साफ साफ कोई एक दरिंदा दिखाई दे रहा था। सुषमा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी कि ये क्या है। ये तो उसने कभी इमेजिन ही नहीं किया था। ना सिर्फ सुषमा, वहां आसपास जितने भी लोग खड़े थे, सब लोगों के लिए ये एक अनबिलीवेबल चीज थी। ये सब देखते गुरुजी फटाफट से उठकर आया। उनके हाथ में एक लोटा था, इसमें गंगाजल भरा हुआ था और आकर उन्होंने गंगाजल इनके पापा के ऊपर छिड़का। गंगाजल छिड़कने के साथ साथ वो कुछ मंत्र बोले जा रहे थे और जैसे उनके ऊपर छींटे पड़ना शुरू हुए, उनके पापा धीरे धीरे शांत होने लगे। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी खिलौने भरी हुई चाबी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और कुछ ही मिनटों में उसके पापा एज इट इज जमीन के ऊपर बैठकर वहां बेहोश हो गए। फिर गुरुजी ने बोला कि इसके ऊपर किसी ने बहुत जबरदस्त वशीकरण किया हुआ है और ये वशीकरण करने वाला इतना ताकतवर है कि वो दूर बैठकर भी इससे वो सारे काम करवा रहा है जो ये करवाना चाहता है। गुरुजी की बात सुनकर इनकी मम्मी बोली, ये जरूर उस करमजली नैना की करतूत होगी। दो सौतेले भाइयों में नहीं बनती ये तो सुना था, लेकिन अपनी सगी बहन अपने भाई की दुश्मन बन जाए और उसके ऊपर इस तरह का टोना टोटका करना शुरू कर दे, ये तो मैं जिंदगी में पहली बार देख रही। तब सुषमा ने कहा, पर गुरुजी वो तो चली गई है, अब हम लोग क्या कर सकते हो। तो गुरुजी ने कहा, देखो चाहे कुछ भी हो जाए, रामायण पाठ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो भी ताकत है वो रामायण पाठ को रोकने की कोशिश करेगी। इसलिए एक काम करो, इसको सामने वाली कुर्सी के ऊपर बिठाओ और इसको उस कुर्सी के ऊपर बांध दो और जब तक रामायण पाठ पूरा नहीं होता है ये यहाँ से नहीं हिलेगा। गुरुजी की बात सबको जच गई। उन्हें भी लगा कि इससे रामायण पाठ भी हो जाएगा। पापा ना तो खुद को कोई नुकसान करेंगे, ना ही किसी और को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा ही किया गया। उन्हें बहुत टाइट से उस कुर्सी से बांध दिया गया और उसके बाद रामायण पाठ पूरा हुआ। पूरा रामायण पाठ होने तक बिल्कुल शांत बैठे रहे। रामायण पाठ होने के बाद उनको भी खोल दिया गया और वो अभी भी शांत ही थे। सबको लग रहा था कि गुरुजी की तरकीब काम में आ गई है और रामायण पाठ होने के बाद इनके पापा अब ठीक हो गए हैं, या फिर शायद ये उन लोगों की एक गलतफहमी थी। ये शांति 2 दिन तक बनी रही। 2 दिन तक इनके पापा बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे वो पहले रहा करते थे। लेकिन तीसरे दिन सुबह उठते ही घर में फिर से चीजें होना शुरू हुई। इनके पापा सुबह उठे और उठने के बाद वो अपने घर के किसी भी मेंबर को नहीं पहचान रहे थे। उनको देखकर बोलते, कौन हो तुम लोग, क्या कर रहे हो मेरे घर के अंदर, भाग जाओ यहाँ से, तुम सब ने मेरे परिवार वालों को भगा दिया, उनको वापस बुलाओ यहाँ पर। और इतना बोलकर वो कुर्सी के ऊपर बैठ गए। उनका ये बिहेवियर देखते सब लोग समझ चुके थे कि वो काले जादू का असर वापस होना शुरू हो गया है। सुषमा ने चुपचाप से अपनी मम्मी भाई बहन को इशारा किया। उसका इशारा करते हुए पीछे से गए और उन्होंने उनको उस कुर्सी से वापस से बांध दिया मोटी रस्सी से। और जैसे वो बंदे कुर्सी, वो छटपटा रहे थे लेकिन उनको मौका ही नहीं दिया गया। और बैठे बैठे कुर्सी पर वो बोल रहे थे कि देख लूंगा मैं तुम सबको, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और गुस्सा उनका मतलब घुर्रा रहे थे वो सबके ऊपर। सुषमा ने फटाफट से गुरुजी को फोन किया और बताया कि ऐसी ऐसी बात चल रही है। तो गुरुजी ने बोला कि तुम एक काम करो। उन्होंने बताया था कि हमने उनको अभी तो बांध दिया, तो उसको बांधा रखो और वहां पर हनुमान अष्टक पढ़ो। और एक काम और करना, एक काला धागा लो, उनकी लंबाई, शरीर की लंबाई के बराबर धागा नापो और उसको इनके दाहिने पैर के अंगूठे के ऊपर बांध दो। इससे वो अभी के लिए तो शांत हो जाएंगे। जैसा गुरुजी ने कहा इन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। और जैसे इन्होंने वो जो काला धागा था वो बांधा और बांधने के बाद उन्होंने हनुमाष्टक पढ़ के पूरा किया, उनको एकदम से बहुत तेज उल्टी हुई। और वो जो उल्टी होकर बाहर गिरी तो बिल्कुल काले रंग की वो उल्टी थी, उसमें बहुत ही अजीब से सड़ांध आ रही थी, बहुत बुरी तरह से वो बदबू मार रही थी। और उल्टी करने के 1 मिनट के अंदर अंदर उनका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया और वो वहीं के वहीं बंधे बंधे बेहोश हो गए। तो बेहोश हुए तो उन्हें खोलकर अंदर बेड पे लिटा दिया गया, लेकिन वहां पर भी उनके हाथ उस बेड से, हाथ और पैर दोनों बांध दिए गए कि कहीं वो उठ गए और कुछ हरकत की तो फिर उनको कौन कंट्रोल करेगा। तो उसने वापस अपने गुरुजी को फ़ोन लगाया और बोला कि ऐसी ऐसी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि अब तुम एक काम करो, अपने पापा का कोई भी पहना हुआ कपड़ा मेरे पास लेकर जल्दी से आ जाओ। तो उन्होंने जो शर्ट पहन रखा था वो शर्ट उतारा गया और उस शर्ट को लेकर सुषमा अपने भाई को लेकर दोनों के दोनों गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी को जब वो शर्ट दिया तो गुरुजी अपने ईष्ट देव के पास बैठे, उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान से निकलने के बाद उन्होंने सुषमा से बोला कि बेटी सुषमा, हम जितना समझ रहे हैं ये उससे कहीं ज़्यादा गंभीर मामला है। तो उसने पूछा क्या मतलब है गुरुजी आपका। तो उन्होंने कहा कि पहले तो मैं समझ रहा था कि तुम्हारे पिताजी के ऊपर किसी ने साधारण वशीकरण किया हुआ है,
लेकिन ये साधारण वशीकरण नहीं है, काले जादू की उच्चतम क्रिया इसके ऊपर की हुई है, जिसके अंदर फंसकर आदमी अपने आप को और अपने पूरे घर को बर्बाद कर देता है। एक काम करो, अपनी मम्मी को फोन लगाओ और बोलो कि तुम्हारे पापा के पलंग के नीचे तलाशी लेना शुरू करे। सुषमा ने फटाफट से अपनी मम्मी को फोन किया और जैसा गुरुजी ने कहा उन्होंने वैसे ही कहा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उनकी मम्मी को अपने पापा के पलंग के नीचे कोने के अंदर एक काले रंग की पोटली दिखाई थी। उन्होंने फोन करके बोला कि मुझे एक काली पोटली मिली है जो कि अंदर से बंधी, उसमें कुछ सामान भरा हुआ है। सुषमा ने जैसे गुरुजी को बताया तो उन्होंने बोला कि मुझे अंदेशा था कि वहाँ ज़रूर ऐसा कुछ ना कुछ मिलेगा। ये काली पोटली नहीं, ये लालच की पोटली है और ये तुम्हारे घर के अंदर रखी गई है एक लालची इंसान के द्वारा। वो ये चाहता है कि तुम्हारे पिताजी खुद को और अपने पूरे परिवार को खत्म कर दें और उसके बाद तुम्हारी पूरी संपत्ति वो हथिया ले। तुम अपनी मम्मी को बोलो कि वो काली पोटली को अलग रख दे, उसे गलती से भी खोले नहीं। आज रात को ही हमें इसका कुछ ना कुछ इलाज करना होगा। उन्होंने सुषमा को एक लिस्ट बना कर दी, बोला ये सामान मंगा कर रख लेना, आज रात को ही मैं एक विशेष हवन करूंगा, क्योंकि तुम्हारे घर में रामायण पाठ करवाने से ये जो भी शक्ति है ये बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई है और ऐसा हो सकता है कि अब ये जितना जल्दी हो सकता है अपना काम खत्म करे और तुम्हारे पिताजी की जान भी ले सकती है। सामान की लिस्ट लेकर वो अपनी मम्मी के पास पहुंची और बताया कि ऐसी ऐसी बात है। उसकी मम्मी को भी और कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। उन्होंने बोला चलो ठीक है, फटाफट सामान लेकर आते हैं। उन्होंने मेरा पर्स निकाला और पर्स निकाल के जैसे पैसे देने लगी, देखा तो चौंक गई। बोली मेरे पर्स में 7-8 हज़ार रुपए थे, सबके सब कहाँ गायब हो गए? तो सुषमा ने कहा कि मम्मी शायद आपने कहीं और रख दिए होंगे। उसके मम्मी ने बोला अरे मैंने अपने हाथों से अपने पर्स में अभी तो रखे, थोड़ी देर पहले, कहाँ जा सकते हैं? फिर उन्होंने घर का कोना कोना छान मारा, ना तो उन्हें वो 7-8 हज़ार रुपये मिले और उसके अलावा जहाँ भी अपने घर में पैसे रखते थे, घर में एक फूटी कोड़ी नहीं थी, सब कुछ गायब हो चुका था। उनको समझ में नहीं आ रहा था। सुषमा को समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है। उसने वेट नहीं किया, वो सीधा स्कूटी लेकर अपनी और बाजार की तरफ निकल गई। सुषमा अपने दोस्तों से मदद मांगने जा रही थी, लेकिन चाहे आप माने या ना माने, उसने जितने लोगों से पैसे मांगने की बात की उनमें से कोई भी उन्हें पैसे दे ही नहीं रहा था। कुछ ना कुछ बात कह के वो उसको टरका रहा था। सुषमा बहुत हताश हो चुकी थी कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सी शक्ति है जो ये नहीं चाहती कि मेरे पापा ठीक हों। घूम फिर कर वो एक जनरल स्टोर की दुकान पर पहुंची जो उसके दोस्त की थी। फाइनली उसको उसी से उम्मीद थी। उसने उससे पूछा कि यार ऐसे मेरे को हवन का सामान चाहिए, तो मुझे कुछ पैसे दे दे, हमारे घर में पैसे नहीं मिल रहे, मैं तेरे को 1-2 दिन में वापस दे दूंगी। तो उसने कहा देख पैसे तो मैं तुझे नहीं दे सकता, लेकिन उसने लिस्ट देखी। वो लिस्ट देख के बोलता है कि ये सारा सामान तेरे को मेरी दुकान पर मिल जाएगा, ये सब मैं तेरे को बांध के दे सकता हूँ, इसके पैसे तो मेरे को बाद में देना। तो उसने बोला कि तेरा बहुत बहुत भला होगा, मेरे पापा की जान बच जाएगी, तू मेरे को ये सामान बांध के दे दे। उसने वो सारा सामान बांध कर उसको दे दिया और वो लेकर वो घर पे पहुंची। रात के करीबन 10 बजे के आसपास गुरुजी आए और फिर हवन की तैयारी शुरू हुई। जैसे ही हवन की अग्नि जली, इस बार पापा को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो खुद चलकर आकर उस हवन में गुरुजी के सामने बैठ गए और उनके चलने का जो तरीका था वो इस तरह का था कि आज वो गुरुजी से 2-2 हाथ करने आए। यहाँ गुरुजी जोर जोर से अपने मंत्र पढ़ रहे थे और मंत्र के साथ साथ उस हवन के अंदर आहुति डाल रहे थे। और जैसे ही वो आहुति डालते, उधर इनके पापा बैठे हंसते हुए बोलते, हा, तेरे इन चुटकुलों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लगा ले, तुझमें जितनी ताकत है तू लगा ले, मैं भी देखता हूं कि तू मेरा क्या कर सकता है। उनके बोलने के बाद गुरुजी और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे और मंत्र पढ़ते अचानक से उन्होंने ऐसे अपना हाथ सुषमा की तरफ किया और जैसे उन्होंने वो हाथ किया, वो काली पोटली सुषमा ने उनके हाथ में रख दी। ये बात गुरुजी ने सुषमा को पहले समझा दी थी कि जैसे मैं मांगू वो काली पोटली मेरे हाथ में देना। और ये सब इतने छोटे टाइम इंटरवल के अंदर हुआ कि इनके पापा सिर्फ देखते ही रह गए। उन्होंने जैसे ही पोटली हाथ में, उन्होंने फटाफट से अग्नि के अंदर डाल दिया और जैसे उन्होंने अग्नि के अंदर डाला, एक बम की तरह वहां पे विस्फोट सा हुआ और एक धुएं का गुब्बार उस हवन कुंड से निकला और वो धुएं का गुब्बार कमरे से बाहर निकल गया। और जैसे वो गुब्बार कमरे से बाहर निकला, इसके पापा एक भूखे भेड़िए की तरह सीधा सुषमा की तरफ झटके, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। और उसको पकड़ के उन्होंने उसके मुंह पे से हाथ मारा तो उनके नाखून से उसके चेहरे के ऊपर निशान हो गए। और वो उसको पकड़ने आते कि तभी इनकी मम्मी और इनकी सिस्टर पीछे से उनको कमर से उनको पकड़ लिया, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे जैसे छुड़ा के भागे, सीधा सुषमा को मारना चाहते हैं, वो उसको उसकी तरफ बार बार लपक रहे थे। इनकी जो दूसरी बहन थी उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो फटाफट से भाग कर गई। उसने एक हेलमेट लिया और वो सुषमा को पहना दिया ताकि पापा के हाथ से जो भी उसको लग रही है उससे उसके चेहरे के ऊपर कुछ भी ना हो। अभी भी वो लगातार हेलमेट के अपने हाथ मारे जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन सब ने उनको पकड़कर उनके हाथ पैर को रस्सी से बांधा और पकड़कर बैठे रहे जब तक हवन पूरा नहीं हो गया। जैसे ही हवन पूरा हुआ, गुरुजी ने गंगा जल लिया और उनके मुंह के ऊपर जैसे छींटे मारे और छींटे मारते ही वो वहीं की वहीं बेहोश हो गए। फिर गुरुजी बोले चिंता मत करो, अब होश में आते ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो जो शक्ति थी वो उस काली पोटली के अंदर थी और वो इस हवन के अंदर भस्म हो चुकी है, वो यहाँ से जा चुकी। और तुम देखना जब ये वापस होश में आएंगे तो ये खुद उस परिवार से
कोई और रिश्ता नहीं रखना चाहेंगे। और फिर एग्जैक्टली वैसे हुआ जैसा गुरुजी ने कहा था। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने बताया कि जब उनको बताया कि ऐसे वो, तो उनको विश्वास नहीं था, कि उनको कुछ याद भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है मैंने उस घर में जाकर गलती कर दी। और उस दिन के बाद से उनके अंदर बिल्कुल परिवर्तन आ गया। अब जब वहां से किसी का फोन भी आता तो उनसे बात नहीं करते थे। दादी को अब भी वो घर महीने के खर्चे के पैसे भेजते थे, लेकिन अब वो हर एक एक पैसे का हिसाब लेते थे। इसके बाद भी कई बार उन लोगों ने इनके पापा को इनके घर पे बुलाने की कोशिश की, लेकिन अब वो साफ साफ मना कर दिया करते थे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि वो लोग इनसे क्या चाहते हैं। तो इस तरह से एक फैमिली के ही जो लोग थे, उन लोगों ने सिर्फ अपने लालच की वजह से, इतना पैसा होने के बाद भी, प्रॉपर्टी होने के बाद भी, वो इनकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते थे और सीधे तरीके से वो ये काम नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने बनाई जादू की एक काली पोटली, और उस काली पोटली के सहारे वो इस पूरी फैमिली को बर्बाद करना चाहते थे। लालच के लिए लोग किस हद तक गिर सकते हैं, ये कहानी उसी का एक एग्जाम्पल है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में ऐसे कोई लोग हैं, तो उनसे बचकर रहें, क्योंकि पैसे और प्रॉपर्टी के चक्कर में लोग किस हद तक गिर सकते हैं, ये ना मैं जानता हूं, ये ना आप। ऐसे एक्सपीरियंस से ही आपको ये सीखने को मिलता है। तो ये थी एक रियल हैपनिंग सुषमा की। उसकी समझदारी से और गुरुजी की मदद से उसके पापा और उसके परिवार की जान बच पाई, वरना इस फैमिली में कुछ भी हो सकता था। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में कोई इतना स्ट्रॉन्ग मैजिक क्रिएट कर सकता है जिसकी वजह से आप एक इंसान को दूर बैठकर कंट्रोल कर रहे हो और आप उसको अपनी फैमिली के अगेंस्ट खड़ा कर रहे हो? अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।